के ऊपर मोबाइल फेस को डालोगे, आप जिस तरह उंडेलते हो मोबाइल फेस को इसके ऊपर, तो मोबाइल फेस क्या करेगा, जैसे जैसे इसके अंदर से मूव करता हुआ जाएगा, व्हेन इट मूव्स, तो ये इसके सरफेस के ऊपर अपने आप को एब्जॉर्ब करेगा। इस एब्जॉर्प्शन से ये होगा कि जो मिक्सचर आपने सेपरेट करना था वो इस मोबाइल फेस के साथ अटैच होने की कोशिश करेगा। जब वो अटैच होने की कोशिश करेगा तो जिसकी एफिनिटी बहुत स्ट्रांग होगी स्टेशनरी फेस से, वो तो ऊपर जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, जो स्टेशनरी फेस है, क्योंकि आप अपना जो पिक्चर सेपरेट करना चाहते हो वो स्टेशनरी फेस पे डालते हो, देन यू फॉलो द मोबाइल फेस। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं। आप पेपर स्टेशनरी फेस हम लेते हैं, पेपर के ऊपर आप इंक का स्पॉट डालते हैं, यानी स्टेशनरी फेस कैरीज या होल्ड द मिक्सचर जिसको आपने सेपरेट करना है। फिर आप मोबाइल फेस के अंदर से डिप करते हो और आपको कलर सेपरेट होते हुए नजर आते हैं। इसी तरह एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में आपके पास पाउडर्ड सॉलिड सरफेस होती है। ठीक है, उसे स्टेशनरी फेस कहते हैं। उस स्टेशनरी फेस के ऊपर आप अपना मिक्सचर डालते हो जिसको आपने सेपरेट करना है। देन आप अपना मोबाइल फेस उसमें पास करते हो और फिर आप एफिनिटी की बेस पे इसकी सेपरेशन होती है। ठीक है, तो इट हैज़ लिक्विड मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी फेस इज सॉलिड। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें फर्दर के एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी हमें कहाँ कहाँ मिलती है, कौन सी टाइप से मिलती है। इट इज़ कॉलम एब्जॉर्प्शन का टेक्निक, मोस्टली इसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। और उसके बाद है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी को अगर देखें तो आपके पास वर्ड यूज हो रहा है कॉलम, तो यहाँ पे आपके पास जिस तरह आप टाइट्रेशन करने के लिए ट्यूब्स आपको दी जाती हैं, टाइट्रेशन ड्यूरेट्स होती हैं, इसी तरह आपके पास यहाँ पे भी ग्लास वेयर के बने हुए ट्यूब दी जाती है जिसे हम कॉलम कहते हैं। उसके आखिर में एक आपके पास नोजल लगी हुई होती है, उसके अंदर ये जो आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है ये है स्टेशनरी फेस को फिल किया जाता है। ठीक है, तो ये कॉलम बेसिकली इस तरह का बना हुआ होता है। इट्स मेड अप ऑफ ग्लास ट्यूब होती है आपके पास, डिफरेंट साइजेस के अवेलेबल है। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी हम क्या करते हैं, इट्स बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जल्दी से आपने सिर्फ यही लिखना है कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल जो है एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड करता है और आप ऊपर एब्जॉर्प्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर एक्सपेरिमेंटली हम देखें, क्योंकि ये थ्योरेटिकल नहीं, एक्सपेरिमेंटली वो फॉर्म डाटा होता है। सबसे पहले एड्सॉर्बेंट कौन सा है, एड्सॉर्बेंट वो मटेरियल होता है जिस पे चीज़ें आके जुड़ती हैं। ठीक है, जैसे आपके पास चारकोल होता है, चारकोल को अगर गंदे पानी में कलर्ड पानी में डाल देंगे तो चारकोल इट्स एड्सॉर्बेंट, इसके ऊपर आके सारी चीज़ें अटैच होंगी और पानी प्योर हो जाएगा। फिर आपके पास नेचर ऑफ सॉल्वेंट यूज टू एल्यूट द सैंपल, सैंपल को सेपरेट करने के लिए जो सॉल्वेंट्स इस्तेमाल होंगे, एल्यूट मतलब जो उसमें से निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसे आप सॉल्वेंट की नेचर को देखोगे, विच आप पोलर, नॉन पोलर, हाईली पोलर, तो ये चीज़ आती है। फिर आते हैं नेचर ऑफ सल्यूट, आपका सल्यूट की नेचर क्या है, एंड द ऑपरेटिंग पैरामीटर्स, आपके ऑपरेटिंग पैरामीटर्स में आपके आ जाएगा ब्यूरेट की सेटिंग वगैरह और दूसरे पैरामीटर्स आ जाएंगे। सबसे पहले तो आपको बताया गया है कि ग्लास कॉलम यूज़ किया जाता है टू सेपरेट आउट द मिक्सचर। ठीक है, यानी इस सेपरेशन को कैरी करने के लिए कॉलम, ये जो ग्लास ट्यूब की मैं बात कर रही हूँ जो आपको नज़र आ रहा है, छोटा सा नज़र आ रहा है, ये बहुत लंबे लंबे होते हैं, डिफरेंट साइज के अवेलेबल होते हैं। ये जो ग्लास ट्यूब है इसे ग्लास कॉलम कहते हैं, कॉमनली हम इसे कॉलम भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी फैक्टर देख लेते हैं कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है वो कैसे डिपेंड करती है एब्जॉर्बेंट पे। एड्सॉर्बेंट आपके पास क्या होता है, पहले एड्सॉर्बेंट की डेफिनेशन देख लो। इट इज़ द यूजुअली फाइनली डिवाइडेड सॉलिड, फाइनली डिवाइडेड का मतलब है उससे पाउडर्ड और बड़ा क्रश्ड किया हुआ है सॉलिड पोजेसिंग एन एक्सट्रीमली लार्ज सरफेस एरिया। आप अपने एड्सॉर्बेंट को जो कंसिस्ट करता है क्या, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड, जो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा इसलिए होता है ताकि आपका जो मोबाइल फेस है वो अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सके। मोस्ट कॉमनली जो एड्सॉर्बेंट क्रोमेटोग्राफी में यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं मेटल के ऑक्साइड्स। ठीक है, यहाँ होता है मैग्नीशियम सिलिकेट एंड कार्बन, ये तीन यूज़ किए जाते हैं। और मेटल की जो ऑक्साइड है मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो है एल्यूमिना एंड सिलिका जेल। एल्यूमिना Al2O3 होता है, सिलिका जो SiO2 होता है, सिलिका जो सबसे ज़्यादा कॉमनली सिलिका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर द कॉमन एड्सॉर्बेंट अवेलेबल, तो आप इन तीनों के नाम लिख सकते हैं। उसके बाद है कि अब हम एड्सॉर्बेंट तो पता चल गया कौन कौन से हैं, लेकिन हमें जब कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए एड्सॉर्बेंट को चूज़ करना है तो हम किन बातों को कंसिडर करेंगे।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है सरफेस एरिया, जिसका मतलब है कि आपका सरफेस एरिया अच्छा होना चाहिए। अगर आप 1 ग्राम एड्सॉर्बेंट लेते हो तो उसका सरफेस एरिया 50 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। पार्टिकल साइज जो आपको बात करें कि फाइनली डिवाइडेड पाउडर होना चाहिए, तो वो जो पार्टिकल एक है उसका साइज 100 to 200 मैश होना चाहिए, यानी 150 से 75 माइक्रो। और प्रोवाइडेड अ मिनिमम रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी इतना छोटा साइज होना चाहिए कि ये ना हो कि वो जब एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो वो फ्लो को रुकावट बनने का रीजन बने। ठीक है। The surface activity, higher the surface activity for adsorbent will lower the separation efficiency because solute will bond too long on the surface of adsorbent। जैसे आपको याद होगा हम क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा सॉल्वेंट चूज करते थे कि वो सॉल्वेंट खुद इंटरेक्ट ना करे आपके सॉलिड के साथ। सेम वही चीज़ यहाँ पे सरफेस एक्टिविटी में, आप जो एड्सॉर्बेंट चूज कर रहे हो वो इतना स्ट्रांगली एक्टिव नहीं होना चाहिए कि वो मिक्सचर जिसको आपने अलग करना है उसके साथ बाउंड हो जाए, क्योंकि अगर वो उसके साथ बाउंड हो जाएगा तो फिर आप सेपरेट कैसे करोगे। ठीक है। उसके बाद है एड्सॉर्बेंट की क्लासेस हैं। एड्सॉर्बेंट की क्लासेस में आप देखोगे आपको नजर आएंगी कि एड्सॉर्बेंट जो क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ किया जाता है। ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ मींस उनकी पोलैरिटी और उसकी कैपेबिलिटी में। सबसे ज़्यादा जो आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलेगा वो है स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्बेंट होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, फिर इंटरमीडिएट है, ओके, एंड देन वीक। यानी एड्सॉर्बेंट की ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड पोलैरिटी वी हैव 3 टाइप्स, स्ट्रॉन्ग, इंटरमीडिएट एंड वीक। अब आप यहाँ पे देखोगे आपको नजर आएगा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्बेंट में यूज किया जाता है एल्यूमिना, सिलिका जेल, फ्लोरिसिल यानी मैग्नीशियम सिलिकेट एंड कार्बन। अगर हम इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो वी विल यूज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वेयर इज अगर हम वीक की बात करें वी विल यूज सुक्रोज, स्टार्च एंड टार्क। ये जो सारे एड्सॉर्बेंट हैं ये आपको ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ बता दिए हैं। The strength of adsorbent is determined by the varying the rate of movement of solute band. The faster the band moves down the column, the weaker is the adsorbent. Most adsorption we use in strong. हम जो यूज करते हैं प्रेफरेबली स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग ही क्यों यूज करते हैं, देखो आपके पास अगर आप लो करो, अगर मैं आपको कहती हूँ कि आपके पास ये कॉलम है और कॉलम के अंदर आपने अपना मिक्सचर जो है वो फिल कर दिया है। ठीक है, आपने उसको पैक कर दिया है, ये पैकिंग हो गई है इसकी पैकिंग मीन्स आपने इसको अपने एब्जॉर्बेंट से उस शीशे की ट्यूब को फिल कर दिया है। जब आप इस शीशे की ट्यूब को फिल कर दोगे तो यू विल सी कि आपने तो सेपरेट करना है। जब आपने चीज़ें सेपरेट करनी है तो आपने क्या करना होता है, उस मिक्सचर को जिसे सेपरेट करना है उसको आप इसके अंदर फिल कर दोगे। ठीक है, जिसको हमने सेपरेट करना। अब जब ऊपर से सॉल्वेंट डालोगे यानी मोबाइल फेस डालोगे तो ये मोबाइल फेस की वजह से ये चीज़ जो होगी आपकी नीचे नीचे मूव करना शुरू हो जाएगी, मिक्सचर नीचे आना शुरू हो जाएगा। जैसे आपके इंक के मिक्सचर ऊपर की तरफ आइस करते हैं, जब ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा तो आप देखोगे आपका एड्सॉर्बेंट इस तरह नहीं होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो फ़ौरन से नीचे गुजर जाए। अगर कोई चीज़ आप सल्यूट डालते साथ ही नीचे आ जाती है और सेपरेट ही नहीं हो पाती तो इसका मतलब आपके पास एड्सॉर्बेंट वीक होता है। ठीक है, और अगर थोड़ा टाइम लेके आती है तो डेट मीन्स इंटरमीडिएट और थोड़ा सा स्लो आती है, फाइन सेपरेशन करती है, तो वो आपके पास क्या होती है, इट विल बी द स्ट्रॉन्ग। तो जितना ज़्यादा स्ट्रांगली वो पैक्ड होगा उतने बैंड नहीं मूव ऑन करेंगे। तो इट्स कंपल्सरी कि आपकी जो स्पीड है सेपरेशन होने की, जो भी मिक्सर आपने डाला है वो बहुत ज़्यादा इतनी एक्सटेंसिव फ्लो भी ना हो, बहुत ज़्यादा फास्ट भी ना हो। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा फास्ट होती है तो उसे देखो अच्छी तरह सेपरेट होने का टाइम ही नहीं मिला और फ़ौरन से आपने जैसे ही मोबाइल फेस डाला आपका मिक्सर फ़ौरन से उसमें से निकल गया। ठीक है, इसलिए हम मोस्टली वो यूज़ करते हैं एब्जॉर्बेंट जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है इसकी टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिक एंड बेसिक। तो आप याद रखो कि आपके पास कुछ एब्जॉर्बेंट एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं। ठीक है, और बेसिक जो एब्जॉर्बेंट हैं वो कौन कौन से हैं, सिलिका जेल, एसिडिक जो है वो है सिलिका जेल एंड मैग्नीशियम सिलिकेट। ठीक है, दोबारा देखो, एसिडिक एड्सॉर्बेंट वो हैं जो सिलिका जेल होते हैं और मैग्नीशियम होते हैं। अब हमें इन्हें एसिडिक और बेसिक एड्सॉर्बेंट की ही क्यों ज़रूरत पड़ी, हमें क्यों इनको डिवाइड करना पड़ा,
तो बेसिकली क्या है, आपको जब भी कोई मिक्सचर दिया जाता है, अगर वो एसिडिक नेचर के हैं तो हम एडजॉर्बेंट भी उसी काइंड के यूज़ करेंगे। अगर वो बेसिक नेचर के हैं तो फिर हम बेसिक नेचर के एडजॉर्बेंट यूज़ करेंगे। तो देख सकते हो आप, सिलिका एंड मैग्नीशियम सिलिकेट जो है वो एसिडिक हैं, और एल्यूमिना जो है हमारे पास बेसिक है। ठीक है, एसिडिक एडजॉर्बेंट यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ एसिडिक कंपोनेंट एंड बेसिक यूज फॉर द बेसिक कंपोनेंट। ये तो ये हम काम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ की बेस पे। दूसरा हम ये देखते हैं कि अगर आपका कंपाउंड एसिडिक एडजॉर्बेंट है, इज यूज्ड इन एन अटेम्प्ट टू सेपरेट बेसिक कंपोनेंट, केमिस्ट ऑप्शन में अकर एंड सोल्यूट कैन नॉट बी इल्यूटेड फ्रॉम द कॉलम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको नहीं पता कि आपका कंपोनेंट क्या है, एसिडिक कंपोनेंट के लिए बेसिक यूज कर देते हो, बेसिक के लिए एसिडिक यूज कर देते हो एडजॉर्बेंट को, तो आपके पास केमिकल रिएक्शन पॉसिबिलिटी है हो जाए, और उसकी वजह से आपका कंपाउंड इस तरह सेपरेट होकर बाहर भी ना। देन आपके पास सॉल्वेंट हम यूज करते हैं कि नेचर क्या है सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट इन विच अ सैंपल इज डिसॉल्व्ड विल compete with the component of the sample for the surface sites upon which it adsorbed। आपका जो भी सैंपल जिसको सेपरेट किया हुआ है, सेपरेट करना है, हम उसकी सॉल्बिलिटी चेक कर लेते हैं किस किस में होती है। ठीक है, अब वो जो सैंपल जिसकी सॉलिबिलिटी हमने देख ली है, सैंपल की सॉलिबिलिटी फॉर एग्जांपल अल्कोहल में है, मेथनॉल एथेनॉल में है, तो हम चेक करते हैं कि वो किस तरह compete करते हैं जब सैंपल आपका जिस मिक्सचर को सेपरेट करना है वो एड्सॉर्प्शन सरफेस पे एड्सॉर्ब हो चुका है। ठीक है, a solvent which is strongly adsorbed on the surface will act as strong element and will displace solute easily and thus result in shorter retention time। व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि अगर आपका सॉल्वेंट जो है स्ट्रांगली एड्सॉर्ब हो जाता है, किसके साथ, आपकी सरफेस के साथ जो एड्सॉर्प्शन की है, एड्सॉर्बेंट की है, आपका जो एलिमेंट होगा, एलिमेंट वो चीज़ होती है जो आपका सल्यूट पार्टिकल्स मिक्सचर को लेके बीच में से कॉलम के बाहर आ रहा होता है। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फ़ौरन से वो एड्सॉर्ब होगा आपकी सरफेस पे, और जब सरफेस पे वो एड्सॉर्ब होगा तो फ़ौरन से अपने आपके सैंपल के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ जोड़ेगा और फ़ौरन से कॉलम से बाहर आ जाएगा। अगर हम पूरली एड्सॉर्ब चेक करें तो पूरली की इंट्रैक्शन ही एड्सॉर्बेंट से नहीं होगी। जब इंट्रैक्शन ही नहीं हो पाएगी तो अपने साथ वो जो कंसर्न आपका मिक्सचर है जिसे सेपरेट करना है उसे कैरी नहीं कर सकता। इसका मतलब ये होगा उसकी बहुत लंबा टाइम लेगा वो सेपरेट होने के। ठीक है, तो हम सॉल्वेंट की जो एबिलिटी है ये चेक करते हैं ताकि वो सल्यूट को यानी मिक्सचर को एल्यूट कर सके, एड्सॉर्बेंट से अलग कर सके। उसके लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली जो ऑर्डर यूज़ करते हैं पोलैरिटी का, इंक्रीजिंग ऑर्डर पोलैरिटी। ये सबसे ज़्यादा आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा आ रही है। एथेनॉल की पोलैरिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एसीटोन, एसीटोन की ज़्यादा है डाइएथाइल ईथर से, देन CCl4 एंड देन NHCN। ठीक है, आप इसे कह सकते हो कि ये आपके पास ऑर्डर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, क्योंकि आपके पास जो ग्रेटर देन का साइन है वो उस तरफ है जो पोलर ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ सल्यूट। सल्यूट की नेचर को हम भी देख लेते हैं कि कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास जो सल्यूट की नेचर है, जो भी आपके पास सैंपल है उसकी हम ये चेक कर लेते हैं कि एड्सॉर्प्शन सिस्टम के साथ किस तरह का उसका रवैया होगा, किस तरह का उसका इंटरेक्शन होगा। अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छी सेपरेशन हो, हर चीज़ डिफरेंट हो, तो ये याद रखो कि आपका जो रिटेंशन टाइम है, रिटेंशन टाइम वो टाइम होता है जिसमें मिक्सचर जो सेपरेट किया जाए उसमें एक कंपोनेंट 5 मिनट पहले निकल जाए और दूसरा कंपोनेंट 10 मिनट बाद आए फॉर एग्जाम्पल, ताकि ये जो सेपरेशन होने वाली चीज़ें हैं ना, फॉर एग्जांपल आप देखो, अगर आपके मिक्सचर में आपके पास दो चीज़ें हैं, मैं आपको जनरली समझा रही हूँ, ये आपके पास कॉलम है। ठीक है, अब उस कॉलम को आपने फिल किया हुआ है, उसमें दो चीज़ें हैं, एक है ए, एक है बी। अब इनके दरमियान का जो गैप होना चाहिए टाइम का निकलने का इस कॉलम के अंदर से, वो काफ़ी लंबा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास मिक्सचर था जिसे हमने सेपरेट किया, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ हमारे पास, ये जो मिक्सचर था ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक कलर हमें पिंक से नजर आना शुरू हो गया और दूसरा जो कलर था वो हमें ग्रीन से नजर आना शुरू हो गया। यानी ये रेड कलर का जो कॉम्बिनेशन था वो दो हिस्सों में बना, दो चीज़ों से मिलकर बना था, ग्रीन और पिंक। टाइम रिटेंशन टाइम का मतलब है कि जब ये अपने सैंपल मिक्सचर से अलग हो जाए। अब जैसे जैसे आपने सॉल्वेंट ऊपर से डाला, चीज़ें अलग होना शुरू होगी, एक पिंक में कलर में आना शुरू होगी, एक ग्रीन कलर। अब जब उसने नीचे से निकलना है, निकलना मतलब इस कॉलम से बाहर निकलने नोजल से, तो हम ये देखते हैं कि ए लेयर और बी लेयर की जो निकलने का टाइम है उनका,
ए का और बी का इसके दरमियान गैप होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ए कॉलम लगाते साथ सेटिंग करते साथ अगले 10 मिनट में बाहर आ जाता है, तो बी को निकलने में कम से कम 20 से 25 मिनट लेने चाहिए। इससे ये होता है कि दोनों की अच्छी तरह फाइन सेपरेशन हो जाती है। ये नहीं होता कि बी की कुछ चीज़ें ए में मौजूद हों या ए की कुछ चीज़ें ए में मौजूद हों। तो ये आपके पास बेसिकली पॉइंट है कि इनके दरमियान जो है टेंशन टाइम ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। और द डिफरेंस इज मॉलिक्यूलर साइज, सिल्यूट पोलैरिटी, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्टिविटी एंड सिल्यूट, ये भी सारे फैक्टर्स उससे अफेक्ट कर रहे होते हैं। मॉलिक्यूलर साइज तो बहुत बड़ा फैक्टर है आपके साइज पे। उसके बाद है ऑपरेटिंग पैरामीटर्स। ऑपरेटिंग पैरामीटर्स में हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस क्या है हमारे। उसमें सबसे पहले आ जाता है कि आपकी पैकिंग कैसी होती है। पैकिंग मतलब जब हम वो टेस्ट जो ट्यूब में ग्लास ट्यूब की बात करें उसे कैसे बनाना है। उसके बाद इसका फ्लो रेट क्या होना चाहिए। फ्लो रेट मतलब आपका जो कॉलम के नीचे नोजल लगी हुई है उसकी स्पीड को चेक करना है। टेम्परेचर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, पैकिंग में आ जाते हैं। कॉलम की जो पैकिंग होती है वो दो तरह से होती है। एक होती है ड्राई पैकिंग, एक होती है वेट पैकिंग। ड्राई पैकिंग का मतलब है पाउडर्ड सॉलिड को हम डायरेक्टली कॉलम के अंदर डाल देते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। और जो वेट पैकिंग होती है उसका हम मिक्सचर पहले बनाते हैं। किस चीज़ का, जो आपका एब्जॉर्बेंट आप यूज़ करना चाह रहे हो, जैसे सिलिका है, आपके पास कार्बन है, उसको आप पहले मेथनॉल या एथेनॉल जो सॉल्वेंट आपने मोबाइल फेस के तौर पे इस्तेमाल करना है उनके साथ पहले उसे मिक्स करते हैं, अच्छी तरह पेस्ट बनाते हैं और फिर उसको कॉलम में जो ग्लास ट्यूब उसमें डालते हैं। ठीक है, ये हम काम करते हैं। उसके बाद आता है फ्लो रेट। फ्लो रेट का मतलब होता है कि आप सॉल्वेंट डालो, आपकी जो टाइमिंग नीचे से नोजल की साइड की हुई है उसे ओपनिंग जैसे टाइट्रेशन में करते हैं। इतनी और इतनी ज़्यादा स्टॉक आपने ओपन ना किया हो कि जैसे सॉल्वेंट डाले फ़ौरन से निकल जाए, नहीं। ना तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, ना ये बहुत ज़्यादा स्लो, इट्स मस्ट बी इन एवरेज इंटरमीडिएट बिटवीन दैट। ठीक है, तो फ्लो रेट सबसे अच्छा है आपके पास तरीका अच्छी सेपरेशन करने का, क्योंकि अगर आप उसकी नोजल को नीचे से ओपन कर दोगे, आपने जैसे ही ऊपर से सॉल्वेंट डाला वो फ़ौरन से बाहर निकल जाएगा, उसे टाइम ही नहीं मिलेगा। अगर आप नोजल को इंटरमीडिएट लेवल पर कर देते हैं तो यू विल गेट अ फाइन सेपरेशन। ठीक है, टू रैपिड फ्लो कैन प्रोड्यूस टेलिंग, बैंड ओवरलैपिंग एंड इनकम्प्लीट सेपरेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर रेट बहुत ज़्यादा स्लो होता है तो उसमें आपके डिफ्यूजन और आपके पास डिफ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और आपके पास सेपरेशन बहुत अच्छी फाइन नहीं है। दैट मस्ट बी ऑप्टिमम फ्लो प्रेजेंट, कि आपके पास ना तो बहुत तेज़ हो ना बहुत स्लो हो। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि why we should not prefer the rapid flow rate। तो आपने बताना है कि because it can cause tailing। आप टेलीग्राफ उसका प्लॉट करोगे तो वो एक्चुअल सही नहीं आता। आपके बैंड जो होते हैं कलर एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं, सेपरेशन नहीं हो पाते। जैसे मैंने पिंक और रेड से ब्लू सेपरेट ग्रीन से करके दिखाया था, तो वो बैंड जो यानी जो मिक्सचर है वो एक दूसरे के अंदर मर्ज हुआ होता है। देन टेम्परेचर है आपके पास। टेम्परेचर में याद रखो कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं कॉलम के, तो आपकी जो एक्टिविटी है एड्जॉर्प्शन की वो कम होती है, क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एड्जॉर्प्शन की एक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, द डिक्रीज इन इज एन ऑर्डर ऑफ 1 to 2% पर डिग्री। अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करते हो तो एड्जॉर्प्शन की एबिलिटी में 1 से 2% फर्क पड़ता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको इसका दिखाऊंगी हम इसकी कॉलम को कैसे पैक कर रहे होते हैं, तो आप देखोगे इसको वी विल गेट। चलिए जी, ये आपके पास आ गया है कॉलम बना हुआ। ठीक है, आप देख सकते हो इस कॉलम में आपको बताया गया है कि स्टेशनरी फेस है सिलिका, एल्यूमिना या सेलुलोज कुछ भी, और यहाँ पे पहले उस ग्लास ट्यूब में कॉटन रखते हैं। ठीक है, कॉटन या ग्लास वूल स्पेशली होती है, हम वो रखते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि जो आपने चीज़ें डाली हैं वो वेट हो सकती है या ड्राई हो सकती है। ठीक है, आप पहले अपना कॉलम लोगे, ग्लास ट्यूब पकड़ोगे, उसके अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले एक कॉटन का पीस रखोगे। कॉटन होती है मोस्टली सैंड भी यूज़ की जाती है, तो हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, कॉटन। इसके बाद उसके बाद हमने अपना सिलिका डालना है। सिलिका हम वेट भी डाल सकते हैं और ड्राई मेथड से भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब आपने ये जो एरो के निशान नज़र आ रहे हैं, ये आपको वूल नज़र आ रही है, कॉटन नज़र आ रही है, आपने इस पे रखना है। रुई का पीस पेशल के लिए रखा जाता है। अब उसमें आपने ऊपर से क्या डालना है, अपना कॉलम की प्रिपरेशन करने के लिए जो भी हमने बात की थी पैरामीटर्स में, आपकी पैकिंग। आपने कॉलम को रेडी करना है जिसके ऊपर सेपरेशन होनी है, तो आप उसमें या तो वेट यूज़ करते हैं या ड्राई।
ड्राई में आपका चीज़ पाउडर होती है और वेट में स्लरी होती है। स्लरी मतलब जो आपने स्टेशनरी फेस यूज़ करना है, चाहे सिलिका, एल्यूमिना या कार्बन, उसको पहले हम अलग से एक बीकर में मिक्स करते हैं मोबाइल फेस के साथ। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आपने सब मोबाइल फेस जो यूज़ करना है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेथनॉल एंड एथेनॉल। तो आप मोबाइल फेस में इसको अच्छी तरह पहले मिक्स करोगे और उसके बाद इसमें डालोगे, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा कि वो जो मोबाइल फेस में आपने चीज़ें यूज़ की हुई है ना, वो उसमें से निकल जाएंगी और अच्छी तरह पैक होके ये आपके सामने आ जाएगी। तो मोस्टली जो यूज़ की जाती है वो वेट मेथड भी यूज़ किया जाता है, ड्राई भी यूज़ किया जाता है। लेकिन ड्राई में ये होता है कि पाउडर फॉर्म होता है, कोई ना कोई गैप रह जाता है, कहीं ना कहीं आप पाउडर डाल रहे हो तो पूरी तरह एग्जैक्ट पूरी बॉडी इसकी फिल नहीं होती है। तो उसके लिए फिर हम इसको टैप करते हैं, जैसे आप किसी सी छोटी सी ट्यूब में अगर कोई चीज़ ना जा रही हो तो आप उसे अपने नेल से टैप करते हो, फिंगर से टैप करते हो ताकि वो चीज़ उसके अंदर इंसर्ट हो जाए, तो हम इसे टैपिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास है कि हमारे पास जो पैकिंग करने के बाद आता है वो आता है आपके पास कि ये काम कैसे करता है। काम कैसे करता है, आपने पैकिंग कर ली वेट या ड्राई, उसके ऊपर ये ब्लू कलर का आपको सैंपल नजर आ रहा है, ठीक है। ये सैंपल क्या है, जो आपने मिक्सचर सेपरेट करना है, जिसको अलग करना है, दिस इज द सैंपल। उसके बाद आपको ये येलो कलर का नजर आ रहा है, ये मोबाइल फेस है। आप मोबाइल फेस डालोगे, ये जो ब्लू कलर का पार्ट है ये फौरन से अपने आप को अलग करना शुरू कर देगा। और मोबाइल फेस वक्त से हम डालते जाते हैं ऊपर से, ठीक है। ये नहीं कि एक दफा डाल के छोड़ दिया। अब मोबाइल फेस देखो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेवल किया, तो ये जो ब्लू कलर का पार्ट था ये सेपरेट हो गया इतने सारे कलर्स में, यानी मिक्सचर सैंपल जो था आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है इनटू इट्स कंपोनेंट। और मे बी यहाँ पे 5 6 7 कंपोनेंट हो। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे क्या बनता है, वी विल गेट द कॉम्बिनेशन ऑफ कलर। लेकिन ये देखना ये होता है कि हमारे पास जो भी सैंपल दिया गया है, अब उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एक स्पीड से तो फ्लो नहीं करेंगी। जैसे मिक्सचर ऑफ इंक में आप देखते हो कि आपके पास रेड येलो ब्लू इंक होती है, तो फौरन से सारी इकट्ठी तो नहीं ट्रेवल करती, हर एक का फ्लो करने का रेट का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आप देखो ये जो पर्पल कलर की लाइन आ रही है और ग्रीन कलर को कंपैरिजन करो, जो सैंपल आपको डाला गया था उससे ये सारे रंग अलग अलग हुए हैं, क्योंकि हर एक की अपनी नेचर है। और मोबाइल फेस जब इनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, क्योंकि सैंपल जो था वो एब्जॉर्ब हो रहा है आपके सिलिका के ऊपर या एल्यूमिना के ऊपर, तो जब मोबाइल फेस डाला तो मोबाइल फेस ने इंटरेक्ट करना है उसके साथ। तो यहाँ पे इंटरेक्शन वेरी करता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्ट्रांगली पैक्ड हो जाती हैं और उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो मोबाइल फेस जिसका इंटरेक्शन आपकी सेपरेटेड, जैसे मोबाइल फेस का ग्रीन कलर से बहुत अच्छा इंटरेक्शन हो, तो इसका मतलब उसे अपने साथ कैरी करके नीचे ले गया। ऑरेंज कलर का थोड़ा कम हुआ, वो ऊपर ही रह गया। ब्लू एंड वायलेट एंड डार्क ब्लू ये ऊपर ही रह गया। इसका मतलब इसकी जो बॉन्डिंग है वो स्टेशनरी फेस सिलिका के साथ बहुत स्ट्रांग है। जैसे आप मिक्सचर ऑफ इंक करते हो तो आपके पास हमेशा ब्लू कलर या रेड कलर नीचे आता है, तो हम कहते हैं जो नीचे रह गया उसकी स्पीड कम थी, क्योंकि वो उसने पेपर के साथ ज्यादा अच्छा बॉन्ड बना दिया, मोबाइल फेस को नहीं आने दिया अपने पास। इसी तरह यहाँ पे भी क्या होता है कि ये आपका जो स्टेशनरी फेस होता है जिसे हम सिलिका कहते हैं, ये सिलिका के साथ ज्यादा अच्छा पैक हो जाता है, इसलिए ये ज्यादा जल्दी ट्रैवल नहीं करता। अगर ये बाहर निकलेगा सेपरेट होता हुआ तो बहुत देर में आके निकलेगा, ठीक है। अच्छा जी, मोबाइल फेस बेसिकली कैरीज दिस पॉइंट टू एलिवेट। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो सारे कलर्स हैं हमने इन्हें सेपरेट करना होता है। हम मिक्सचर को सेपरेट ऐसे ही करेंगे ना, हमें फाइन कलर बैंड्स नजर आ रहे होते हैं। अब देखो इन बैंड्स के दरमियान कुछ गैप भी है जिसे रिटेंशन टाइम कह सकते हैं। अब सबसे पहले इसमें से कौन सी लेयर निकलेगी, इसमें से लेयर जो निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, इट मस्ट बी ऑफ रेट। लेकिन अगर रेट को हमने जरा बैलेंस सही करना हो तो हम उसमें कॉम्प्लेक्स गैस आर्गन या नाइट्रोजन यूज करके ऊपर से प्रेशराइज करते हैं ताकि लेयर अच्छी तरह सेपरेट हो जाए, ठीक है। उसके बाद सैंपल को कलेक्ट करना होता है। तो अब आपने इसको जब सेपरेट करना है तो हमने क्या करना होता है, हम छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब्स इसके नीचे रख लेते हैं, बीकर्स रखते हैं, उसके अंदर सेपरेट करते हैं। तो जो लेयर सबसे नीचे आ जाएगी, जिसकी एफिनिटी आपके एब्जॉर्बेंट से बिल्कुल अच्छी नहीं थी, आपका मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा स्ट्रांगली पैक था, वो फ़ौरन से नीचे चला जाएगा एंड इट कैन बी सेपरेट इजीली, ठीक है। अब अभी तो देखिए आपका ग्रीन कलर बिल्कुल नीचे आ जाएगा, वो सेपरेट है दिस वन। फिर आपके पास अलग अलग कलर्स के कॉम्बिनेशन आ गए और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे आपके पास सारे एलिमेंट सेपरेट हो गए, ठीक है। तो जो चीज़ सेपरेट होकर हमारे पास आती है, ये टर्म्स आपने याद करनी है, इल्यूआइट ELUIT,
इलिवेट्स जो है आपके पास क्या होता है, सैंपल एंड द लिविंग कॉलम। जो सैंपल आपके पास होता है जो छोड़ रहे होते हैं, ठीक है, जो इसमें से निकल के जा रहा होता है वो होता है। एलिमेंट इज द मोबाइल फेस, उसने फ्लो करना है। एलिवेट वो मोबाइल फेस जो जो कॉलम के अंदर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। जब आपका सैंपल जो कम्बिनेशन ऑफ मिक्सचर है जब वो कॉलम से बाहर आ जाएगा, जिसे हम अलग अलग रखते हैं क्लास में, उसे एलिवाइट कहते हैं, मोबाइल फेस को एलिवेंट कहते हैं। और जो मोबाइल फेस निकलता है ऊपर से, एक आप ऊपर से डालोगे तो एलिवेंट है, और जो मोबाइल फेस अलग से निकलेगा वो एलिवेट है, ठीक है। ये टर्म्स बेसिकली बहुत बार यूज होती है कॉलम में। देन आपके पास है कॉलम्स के और भी बहुत सारे तरीके हैं। ये आपके पास स्टेशनरी फेस, सिलिका या एल्यूमिना होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन में। और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सी वेराइटीज़ हैं। कॉलम की बहुत सारी टाइप्स हैं यहाँ से। अगर सिलिका एल्यूमिना यूज़ करते हैं तो एब्जॉर्प्शन कहलाता है, जो कि हमारे सिलेबस में है। अगर आपका मटेरियल में आयन एक्सचेंज रेजिन आ जाता है तो फिर हम उसे कह देते हैं कि वो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है। और अगर कोई लिगेंड होता है तो एफिनिटी आ जाती है। इट्स बेसिकली आपके पास ये क्या चीज़ें हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम है, ठीक है। अब हाँ, एक टाइप की तो चीज़ें मौजूद नहीं होती ना, बहुत सारी डिफरेंट स्टाइल्स के डिफरेंट काइंड्स के आपके पास मटेरियल मौजूद होते हैं। तो ये आपके पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स हैं। एब्जॉर्प्शन जो हम पढ़ रहे हैं, आयन एक्सचेंज, एफिनिटी एंड जेल परमिएबल। बेसिकली आपके पास न्यूमरस टाइप्स ऑफ कॉलम्स अवेलेबल हैं। और उसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, रिटेंशन टाइम एंड रिटेंशन वॉल्यूम। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। रिटेंशन वॉल्यूम को वी से और रिटेंशन टाइम को आपके पास दिया गया है। रिटेंशन वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड दैट मस्ट बी यूज्ड इन ऑर्डर टू इल्यूट वन हाफ ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब जो आपका मिक्सचर है उसको अलग करने में आपके पास जो वॉल्यूम इस्तेमाल होता है वो, देखिए वॉल्यूम में यूज आपके पास इतने सारे पी का उसका हाफ हमने किया, दिस इज द रिटेंशन वॉल्यूम वी आर। रिटेंशन टाइम जो होता है वो क्या होता है कि टाइम elapsed फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम टू द अपीयरेंस ऑफ द मैक्सिमम इल्यूशन पीक ऑफ सॉल्यूट प्रोवाइडेड बाय द रेट फ्लो ऑफ एलिमेंट इज कांस्टेंट। वो टाइम जब आप सॉल्यूट को मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए सॉलिड ऊपर से डालोगे तब से स्टार्ट होके जब आपके पास वो सारे बैंड्स सारे कलर चीज़ें जो उसके मौजूद हैं वो सेपरेट नहीं हो जाते, ठीक है। उसके बाद आर एफ फैक्टर है। आर एफ फैक्टर जो है उसके डेफिनेशन अगर देखें तो इट इज द रिटार्डेशन फैक्टर, ठीक है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मूव बाय द सॉल्यूट बैंड इन टाइम टी ओवर द फ्लोइंग ऑफ सॉलिड इन टाइम टी, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स आपको बताया कि क्रोमेटोग्राम को करने के हैं, डेवलप फ्रंटल एनालिसिस, इल्यूशन एनालिसिस, डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस। फ्रंटल एनालिसिस बहुत अर्ली एरा में इस्तेमाल किया जाता था कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, जिसमें बहुत सारा सैंपल वॉल्यूम यूज़ किया जाता था, ठीक है। अब हमारे पास कभी कभी रिएक्शन लैब में काम करते हुए इतना सारा अमाउंट सैंपल करना ही बनता, मतलब तो बहुत मिलीग्राम में ग्राम में बनती है, तो फिर इस टेक्निक को कम से कम लेके। फिर आपके पास जो है डिस्प्लेसमेंट मेथड है। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में आपके पास क्या होता है कि नैरो बैंड्स बनते हैं सल्यूट के, छोटे छोटे बैंड्स नजर आते हैं एट द टॉप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक कॉलम। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्यूट दैट इज वेरी स्ट्रांगली एब्जॉर्ब इज स्लोली पोर्ड। इसमें क्या होता है कि आप ऊपर से सॉल्वेंट डालते हो, आपके बारी बारी बैंड जो है वो सेपरेट हो रहे होते हैं और कॉम्पोनेंट सेपरेट होते हुए निकल जाते हैं, स्टेशनरी फेज पे मूव करते हैं। और वो मूव करवाने में कौन हेल्प करता है, मोबाइल फेस करता है। लेकिन सेम टाइम पे क्या होता है कि सैंपल्स के जो कंपोनेंट हैं वो भी डिस्प्लेस करते हैं एक दूसरे को विजुलेट्स ऑफ, तो अब बाय वन करके उसमें से वो भी निकलते हैं। The sample in a solvent is poured into column. Another solvent which is less strongly absorbed onto column is called eluting ligand and eluent. अब बेसिकली आपके पास जरूरी नहीं कि आपकी सेपरेशन एक सॉल्वेंट से हो जाए, मल्टीपल सॉल्वेंट से भी हो सकती है। यू कैन यूज अ कम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम टू। कॉलम की एप्लीकेशन देखें तो इट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, सेपरेशन इनऑर्गेनिक केमिकल्स। उसके अलावा आपके जो हम यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, सॉल्ट एनालिसिस जो है आपके पास ग्रुप वन ग्रुप टू वगैरह के, तो उसमें भी यूज़ किया जाता है। इस टेक्निक में हम हाइड्रोकार्बन्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आपको पता है कि पेट्रोलियम जब ज़मीन से निकलता है पेट्रोलियम,
तो उसमें कम्बिनेशंस ऑफ कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, उसको भी सेपरेट कर सकते हैं। Sugars has been separated on an alumina and silica and carbon. मिक्सचर ऑफ अल्कलॉइड्स, अल्कलॉइड से जो जड़ी बूटियां जिसे हम कह देते हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, उनको भी सेपरेट किया जाता है। डाइज और पिगमेंट को तो सेपरेट किया ही जाता है। देन विटामिन, स्टेरॉइड्स टू, एंटीबायोटिक्स की प्योरिफिकेशन के लिए सेपरेशन ऑफ आइसोमर्स, डीएल मेंडेलिक, ये सारे जो है आपके पास बेसिकली आइसोमर्स के सेपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।